मित्रों नमस्कार। आज फाइनली राजस्थान विधानसभा से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हो गया है और ये अब राज्यपाल महोदय की हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले लेगा और इसका नाम होगा राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2023। और सभी अधिवक्ता गणों को बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्या इसके अंदर खास बात है, किस तरह से ये एक्ट वकीलों को प्रोटेक्शन देगा, ऑफेंस की प्रकृति किस तरह की होगी, क्या उनको कोई हर्जाना भी मिलेगा और अगर किसी वकील ने इस एक्ट का दुरुपयोग किया तो क्या उनके खिलाफ भी सज़ा का प्रावधान है। वो सारी बातें हम इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और ये बिल जो मैंने डाउनलोड किया है वो राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट से किया है और जो समाचारों में आ रहा था कि कुछ संशोधनों के साथ पास हुआ है, तो वो संशोधन मेरी जानकारी में नहीं आए हैं, इसलिए जो डाउनलोड हुआ उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा और कोई संशोधन आएंगे तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो आइए वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। छोटा सा एक्ट है, पहले जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफेंसेस the provide for the prevention of the offences of assault, grievous hurt, criminal force and criminal intimidation against the advocates and damages or loss to the property of advocates and for matters connected therewith and incidental thereto। तो इसका उद्देश्य है वकीलों का बचाव करना है किन किन अपराधों से। एजोल्ट यानी हमले से, ग्रीवियस हर्ट मतलब गंभीर चोट से, क्रिमिनल फोर्स आपराधिक बल प्रयोग से, क्रिमिनल इंटिमिडेशन से और वकीलों की संपत्ति की सुरक्षा को। इन अपराधों से वकीलों को बचाना है और वकीलों की संपत्ति की सुरक्षा करनी है। ये इस एक्ट का उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट का मतलब क्या है। एडवोकेट का डेफिनेशन तो सिंपल है। एडवोकेट की डेफिनेशन वही होगी जो एडवोकेट्स एक्ट में दे रखी है और जो एडवोकेट राजस्थान में प्रैक्टिस कर रहा हो उसी के ऊपर ये लागू होगा। जो राजस्थान में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है उसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। दूसरा है क्लाइंट का डेफिनेशन क्या है। क्लाइंट का मतलब है पर्सन हु इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एडवोकेट बिफोर द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये वकील किसी व्यक्ति को कोर्ट में रिप्रेजेंट करे या ट्रिब्यूनल में रिप्रेजेंट करे, दोनों केस में यह एक्ट लागू होगा और क्लाइंट, जिस व्यक्ति को एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्लाइंट कहलाएगा और अपोजिट क्लाइंट जो सामने वाली पार्टी है वो अपोजिट क्लाइंट होगी। प्रॉपर्टी का मतलब होगा कोई भी चल या अचल संपत्ति या कोई भी इक्विपमेंट या मशीनरी जो वकील के पास है। इसका मतलब अगर वकील का लैपटॉप भी है या वकील का कोई बैग है, वकील की मोटरसाइकिल है, वकील की कार है, वो सारी संपत्ति इसके अंदर प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ रही हैं। और कोई वर्ड ऐसा है जिसका डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है तो वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 या इंडियन पिनल कोड में जिस तरह से डिफाइंड है उसका यही मतलब यहाँ पर निकाला जाएगा। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 3। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद इसके जो दंडात्मक प्रावधान आगे आएंगे। ये सेक्शन बोलती है प्रोहिबिशन ऑफ एजोल्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये 4 तरह के अपराध यहाँ पर हैं जिनसे बचाव की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि किसी भी कोई भी ऐसी एक्ट जो असॉल्ट है, हमला है, ग्रीवस हर्ट गंभीर चोट है, क्रिमिनल फोर्स है या क्रिमिनल इंटिमिडेशन है एडवोकेट के खिलाफ अगर ऐसा है तो वो सब एक्ट्स, ऐसी कोई भी एक्टिविटी वो क्या होगा, अपराध होगा, शैल बी एन ऑफेंस, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट एनी सच असॉल्ट, ग्रीवस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन शैल बी इन कनेक्शन विद द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट इन कोर्ट प्रेमाइसेस। बशर्ते ये जो 4 अपराध हैं वो अगर वकील के अगेंस्ट हैं और कब हैं, जब वो कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर अपने ड्यूटीज़ को निभा रहा हो, उस टाइम अगर किए जाएं तो ये एक्ट लागू होगा। सिंपल। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4, एडवोकेट एंटाइटल्ड फॉर पुलिस प्रोटेक्शन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि वकील को पुलिस की सुरक्षा कब मिलेगी। On any report made to the police by an advocate in respect to any offence mentioned in section 3 of the act committed against him, the police may, if deemed fit, provide him protection for such period and in such manner as may be prescribed। तो ये बोल रहा है कि अगर एडवोकेट
जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, सेक्शन 3 में जो लिखे हुए हैं, जो ऊपर के सेक्शन में जो 4 अपराध लिखे हुए हैं, एजोल्ट, ग्रेवस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये 4 तरह के अपराध जिस वकील के अगेंस्ट हुए हैं, वो वकील अगर पुलिस में रिपोर्ट देता है इस अपराध के संबंध में, तो पुलिस के पास यहाँ पर विवेक है, हालांकि अगर उचित लगता है तो ऐसे वकील को, ऐसे अधिवक्ता को प्रोटेक्शन दे सकती है। और कितनी अवधि के लिए? इतनी अवधि के लिए जितना कि रूल्स में प्रेस्क्राइब किया जाएगा। अब इसके रूल कौन बनाएगा? रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, बाद में बनाएगी वो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि अगर वकील के खिलाफ ऐसा कोई अपराध होता है ऊपर सेक्शन 3 में लिखे हुए, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग सकता है। अब आती है सेक्शन 5 पेनल्टीज़, यानी दंडात्मक प्रावधान क्या है। दंडात्मक प्रावधान में ध्यान रखना पड़ेगा, हर अपराध के लिए अलग अलग दंड है। छोटे अपराध के लिए कम दंड है, अधिक बड़े अपराध के लिए अधिक दंड है। जैसे एजोल्ट है और क्रिमिनल फोर्स है, यानी हमला और आपराधिक बल प्रयोग किया जाता है अगर वकील के खिलाफ, तो उस केस में 2 साल की सज़ा है और जुर्माना है जो कि 25,000 रुपये है। ये हो गया एजोल्ट और क्रिमिनल फोर्स के केस में। लेकिन कोई व्यक्ति अगर वकील के खिलाफ ग्रीवस हर्ट करता है, गंभीर हमला करता है, उस केस में 7 साल की सज़ा है, 7 साल की, और जुर्माना है 50,000 रुपये का। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति वकील के खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन चूँकि अलग अलग कैटेगरी होता है, इसलिए इसमें अलग अलग ब्रेकअप ऑफ पनिशमेंट है। अब जैसे सिंपल बोल रहा है कि वॉलंटरीली कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन अगेंस्ट एन एडवोकेट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 3 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and with fine, and है यहाँ पर और भी नहीं है, with fine which may extend up to 10,000 रुपीज़। अगर नॉर्मल क्रिमिनल इंटिमिडेशन वकील के खिलाफ, अधिवक्ता के खिलाफ किया जाता है, तो 2 साल की सज़ा और जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन अगर जो धमकी है वो हत्या या ग्रीवस हर्ट की है, अगर वकील को अधिवक्ता को किसी ने धमकी दी, वो हत्या व गंभीर चोट की अगर धमकी दी है, या फिर अधिवक्ता की किसी प्रॉपर्टी को आग लगाकर नष्ट करने की धमकी थी, या वकील अधिवक्ता के खिलाफ ऐसे अपराध में फंसाने की धमकी थी जिसकी सज़ा जेल या मृत्युदंड है, या जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, ऐसे अपराध में फंसाने की धमकी दी है, तब इसे धमकी देने वाला व्यक्ति, उसको खिलाफ जेल हो सकती है, वो 7 साल की है, और तथा एंड है यहाँ पर विद फाइन भी लग सकता है जो कि 20,000 रुपये तक हो सकता है। तो ये है सजाओं के प्रावधान। अब आता है ऑफेंस किस प्रकृति का होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत जो ऑफेंस होंगे वो हमेशा कोग्निजेबल होंगे। कोग्निजेबल होने का मतलब है यहाँ पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है अपराधी को, और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि इसमें अपराध को कोग्निजेबल रखा गया है। और ऑफेंस कंपाउंडेबल होगा कि नहीं होगा, सेक्शन 7 के हिसाब से इस अधिनियम में किया गया अपराध जो पीड़ित अधिवक्ता है, उसकी रजामंदी से कंपाउंडेबल होगा, लेकिन इसके लिए कोर्ट की परमिशन आवश्यक होगी। बिना कोर्ट के परमिशन के कंपाउंडिंग नहीं होगा, मतलब समझौता नहीं होगा। समझौता तब होगा, पीड़ित अधिवक्ता समझौता कर सकता है, लेकिन कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए भी। और एक और अच्छा प्रोविज़न क्या है, कंपेंसेशन का। कंपेंसेशन का क्या बात कर रहा है कि अगर कोर्ट जहाँ पर फ़ाइन लगाती है, मतलब जुर्माना किसी अभियुक्त के ऊपर लगाती है, या कोई दूसरा दंड देती है जिसके अंदर फ़ाइन का भी पार्ट है, जुर्माने भी है, तो कोर्ट जजमेंट पास करते टाइम यह आदेश दे सकती है कि जो भी फ़ाइन जो रिकवर हुआ है वो क्षतिपूर्ति के तौर पर वकील को दिया जाए। कुल मिलाकर जुर्माने को वकील को दिला सकती है। ये भी बहुत अच्छा प्रावधान था। और अब आता है बात, ये तो होगी ऊपर, तो होगी वकीलों की सुरक्षा की। अच्छा नहीं, ये भी इसी का ही है, प्रोटेक्शन ऑफ एन एडवोकेट। अब यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी क्लाइंट या अपोजिट क्लाइंट, मतलब जिस व्यक्ति का एडवोकेट प्रतिनिधित्व कर रहा है या सामने वाले पार्टी का, वहाँ से एडवोकेट के खिलाफ कोग्निजेबल ऑफेंस
मतलब इस तरह की रिपोर्ट की आती है कि एडवोकेट ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उस केस में पहले इंक्वायरी की जाएगी। और इंक्वायरी कौन करेगा? डीएसपी से लेवल के नीचे का ऑफिसर नहीं करेगा, कम से ऐसा ऑफिसर इंक्वायरी करेगा जो कम से कम डीएसपी हो। और जो इंक्वायरी होगी वो 7 दिन में कंप्लीट की जाएगी। और अगर केस रजिस्टर होता है तो उसकी सूचना भी बार काउंसिल को दी जाएगी। ये हो गया एडवोकेट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का प्रोविज़न। और सेक्शन 10 है पावर लाइबिलिटी टू पे डैमेजेस। तो ये बोलती है कि जो इन एडिशन टू द पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 द ऑफेंडर इन अप्रोप्रिएट केसेस शेल बी ऑल्सो बी लाइबल टू पे डैमेजेस फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन एडवोकेट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू रिएम्बर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सच एडवोकेट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। एक तो हो गई जो उसको क्षति पहुंचे संपत्ति को, उसकी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी। और वकील एडवोकेट ने अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस किया है, कोई भी चिकित्सा उपचार खर्च किए हैं इस इन अपराधों की वजह से, अगर उसको कोई शारीरिक क्षति होती है और उसके लिए अगर वो मेडिकल एक्सपेंसेस करता है, चिकित्सा व्यय करता है, तो उसका भी रिएम्बर्समेंट यानी पुनर्भरण अभियुक्त करेगा। तो यहाँ पर डबल प्रोटेक्शन है। एडवोकेट की संपत्ति की सुरक्षा करनी है, अगर उसमें कोई क्षति की हुई तो क्षतिपूर्ति करेगा अभियुक्त। और अगर शारीरिक क्षति होती है और उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस एडवोकेट करता है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? अभियुक्त करेगा। और जो इस तरह की जो क्षतिपूर्ति अगर अवार्ड होती है तो लैंड रेवेन्यू की तरह अभियुक्त से वसूली जाएगी। अब इम्पोर्टेंट है सेक्शन 11। ऊपर तक तो बात हो गई वकील की अधिवक्ता की सुरक्षा की, लेकिन अगर कोई अधिवक्ता इस एक्ट का गलत प्रयोग करेगा तो क्या होगा? तो वहाँ पर इसका प्रोविज़न है सेक्शन 11 में कि अगर कोई भी एडवोकेट इस अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करता है या मेलिशियस पर्पस से करता है, दुर्भावना से इसका प्रयोग करता है या झूठी कंप्लेन करता है, तो ऐसे एडवोकेट को भी सज़ा हो सकती है। और वो सज़ा जो होगी वो 3 साल तक की जेल होगी या कुछ जुर्माना या फिर दोनों होंगे। और सेक्शन 12 है जो एक्ट है इसका प्रिवेलिंग इफेक्ट होगा दूसरे एक्ट के ऊपर। इस एक्ट के प्रोविज़न ज़्यादा प्रभावी होंगे। पावर टू मेक रूल्स, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। तो कुल मिला के ये थे इस एक्ट के प्रोविज़न्स। बहुत ही अच्छा एक्ट है वकीलों की सुरक्षा के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद।